आज हमारा ज्वाइंट क्वेश्चन है सामाजिक समझौता सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या। पहले हमने सेपरेट क्वेश्चन किए, हॉब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या, जॉन लॉक के सामाजिक समझौता सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या, रूसो के सामाजिक समझौता सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या। आज अपन को उन तीनों ही विचारकों के विचारों को संकलित करके एक क्वेश्चन का आंसर देना है, और वो है सामाजिक समझौता सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या। सबसे पहले आपको विदित है कि इन तीनों ही विचारकों ने हमें ये बताने का प्रयास किया कि राज्य का निर्माण किया गया है एक समझौते के द्वारा। राज्य निर्मित किया गया है, बनाया गया है एक समझौते के द्वारा। फिर इन लेखकों ने जो कोटेशंस दी, विचार दिए, जैसे हॉब्स के विचार थे कि मेरी माँ ने 2 जुड़वाओं को जन्म दिया, एक मुझे और एक बहन को। यानी यहाँ लेखक ये कहना चाहता है कि मैं जिन परिस्थितियों में मैंने जन्म लिया वह परिस्थितियाँ अच्छी नहीं थी, अर्थात भयभीत कर देने वाली थी, डरावनी थी। ऐसा क्यों हुआ, आगे अपन मानव स्वभाव में पढ़ने जा रहे हैं। दूसरा पॉइंट आता है, जॉन लॉक ने कहा तुम दूसरों के प्रति वैसा व्यवहार करो जैसा तुम अपने प्रति चाहते हो। तो यहाँ पर टोटल मैटर व्यक्तिवादी नीति शास्त्र पर आधारित बहुत ही अच्छे माहौल का, वातावरण का संदेश मिलता। तीसरा लेखक जो है रूसो मध्यम मार्गी है। उसने बीच का मार्ग अडॉप्ट करते हुए कहा कि व्यक्ति स्वतंत्र पैदा होता है, समाज की संकीर्ण बेड़ियाँ उसको जकड़ लेती हैं। अर्थात जब व्यक्ति जन्म लेता है तब उसमें कोई स्वार्थ, क्रोध, लोभ, अहंकार इस तरह की कोई बातें नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चे का डेवलपमेंट होता है, सामाजिक कुरीतियाँ, संकीर्णताएँ, मानसिक संकीर्णताएँ उसको जकड़ने लग जाती हैं। तीनों लेखकों ने अपने व्यूज अपनी अपनी रचनाओं के माध्यम से दिए। जैसे हॉब्स के विचार लेवियाथान, लेवियाथान का मतलब है मानव देव, और लॉक का विचार मानव की समझ पर एक निबंध, और रूसो के विचारों में हमें उसकी रचना सामाजिक समझौते में विवरण देखने को मिलता है। जब हम इनकी तुलना करते हैं, आपस में कंपैरिजन स्टडी करते हैं या जॉइंट क्वेश्चन का आंसर देने जा रहे हैं, तो हम पहला पॉइंट बनाते हैं मानव स्वभाव। मानव स्वभाव में हॉब्स के मानव स्वभाव में आता है क्रोध, लोभ, अहंकार, प्रतिस्पर्धा, रक्त का पिपासु मानव। यानी हॉब्स तो यहाँ तक कहता है कि उसका मानव इतना स्वार्थी था कि उसकी पिता की हत्या किसी ने कर दी और उसकी संपत्ति किसी ने चुरा ली, तो वो मानव जो है पहले अपनी संपत्ति चुराने का बदला ले। यानी इतनी स्वार्थी प्रवृत्ति के मानव का संकेत दिया हॉब्स के द्वारा। जॉन लॉक ने कहा प्रेम, सहयोग, दयालुता, परोपकार, सहिष्णुता यानी देवीय गुणों से परिपूर्ण है मानव का स्वभाव या उसका मानव। और रूसो कहता है बिल्कुल डिफरेंट है रूसो के विचार, ना हॉब्स जैसे न लॉक जैसे। वो कहता है उसका मानव जंगली है, असभ्य है, एकांकी है, और वह अकेला रहकर अपने प्राकृतिक जीवन में अच्छे से जीवन व्यतीत करता है, उसे किसी की आवश्यकता नहीं। ये हुआ हमारा पहला टाइटल, मानव का स्वभाव। दूसरा पॉइंट बनाते हैं प्राकृतिक अवस्था। प्राकृतिक अवस्था में हॉब्स के विचारों के आधार पर यदि हम स्टडी करते हैं तो प्राकृतिक अवस्था अच्छी नहीं थी। भय और असुरक्षा का वातावरण था। व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा था, भयभीत था, डरा हुआ था। कहीं मेरी हत्या ना हो जाए, कहीं मेरी संपत्ति को कोई छीन ना ले जाए, कहीं मेरे हक अधिकार को कोई छीन ना ले जाए। तो हॉब्स के मानव के स्वभाव के अकॉर्डिंग प्राकृतिक अवस्था अच्छी नहीं बताई गई। दूसरा पहलू लॉक का विचार है प्राकृतिक अवस्था अच्छी थी, नेचुरल है, तुम दूसरों के प्रति वैसा व्यवहार करो जैसा तुम अपने प्रति चाहते हो,
तो प्राकृतिक अवस्था बट नेचुरल है कि बहुत अच्छी हो, अगर इस तरह के स्वभाव का मानव हो जाए तो। फिर तीसरा पहलू आया रूसो का। तो रूसो तो कहता है प्रकृति की ओर लौटो, हमें हमारा प्राकृतिक जीवन फिर से लौटा दो। यानी इतनी अच्छी प्राकृतिक अवस्था थी, हम सामाजिक अवस्था में आकर संकीर्णताओं से जकड़ने लगे, हमें प्राकृतिक जीवन फिर से लौटा दिया जाए, यानी वहाँ व्यक्ति ज़्यादा सुखी है और अच्छे से जीवन यापन कर सकता है। तीसरा पहलू आता है समझौते का कारण क्या बना कि इसके मानव ने राज्य के साथ, राज्य की उत्पत्ति में सामाजिक समझौता सिद्धांत को अडोप्ट किया। तो हॉब्स के हिसाब से तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कहता है मैं XYZ अमुक व्यक्ति को अपने समस्त अधिकार समर्पित कर रहा हूँ, तुम भी अपने अधिकार इसे दे दो, ये हमारा शासक होगा, हम उसके नियंत्रण में रहकर अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे और वह शक्तिशाली शासक के रूप में हमारे ऊपर शासन व्यवस्था का संचालन करेगा। जो लोग कहता है हॉब्स में एक व्यक्ति विशेष के साथ समझौता हुआ और निरंकुश तंत्र की स्थापना हुई। जो लोग कहता है व्यक्ति ने दो समझौते किए, एक तो समाज में रहना स्वीकार हुआ, व्यक्ति सामाजिक प्राणी बना, और दूसरा व्यक्ति राजनीतिक प्राणी बना, यानी समाज के साथ समझौता फिर राज्य के साथ समझौता। यहाँ अरिस्टोटल की कोटेशन स्पष्ट होती है कि व्यक्ति सामाजिक प्राणी है, उसकी अनंत आवश्यकताएं हैं, अनंत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह घर, परिवार, समाज और राज्य में रहता है। यदि कोई व्यक्ति ये कहे मुझे इन सब की आवश्यकता नहीं, तो वो देवता या पशु। तो यहाँ लोक का मानव समाज में भी रहता है, समाज में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और राज्य में भी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। फिर आता है तीसरा पहलू, रूसो के मानव ने क्या किया। रूसो के मानव ने समाज के साथ समझौता किया, समाज में रहना स्वीकार किया, समाज को अपने अधिकार समर्पित किए, और रूसो के अनुसार उसका व्यक्ति समाज को जितने अधिकार समर्पित करता है उससे अधिक अधिकारों को वो उससे प्राप्त कर लेता है। यानी एक जंगली मानव, एकांकी मानव सामाजिक प्राणी बन गया या समाज में रहना उसने स्वीकार कर लिया। अब इसके बाद पहलू आता हमारा फिर समझौते का स्वरूप क्या सामने आया। यानी मानव ने समझौता किया और समाज के साथ किया, राज्य के साथ किया, व्यक्ति के साथ किया, संस्था के साथ किया, तो जो परिणाम आया वो परिणाम क्या है। तो हॉब्स में परिणाम आता है निरंकुश तंत्र, और अपने निरंकुश तंत्र के बारे में हॉब्स कहता है मेरा संप्रभु अद्वय, अमर, अखंड, अविभाज्य, सर्वोच्च, निरपेक्ष, सर्वशक्तिमान है। संप्रभु शब्द देखिए, वह आंतरिक और बाह्य रूप से डिसीजन मेकर है और आप सब उसका नियंत्रण में रहकर अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। जो लोग कहता है संवैधानिक राजतंत्र, यानी एक राजा भी शासन सत्ता पर विराजमान हो, लेकिन वो मर्यादित होना चाहिए, नियंत्रित होना चाहिए, उस पर सीमाएं होनी चाहिए, उस पर संविधान विधि का शासन होना चाहिए, यानी उस पर नियंत्रण हो, नियमों का, कानूनों का, परंपराओं का, नैतिक अन्य सब, तभी वह लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर सकता है। और तीसरा पहलू आता है रूसो का। तो रूसो के समझौते का स्वरूप आता है सामान्य इच्छा। हमने अलग से क्वेश्चन किया है, सामान्य इच्छा क्या है, आमजन की इच्छा क्या है। आमजन की इच्छा है उसे वो सब संसाधन मिले जो उसके जीवन यापन के लिए जरूरी है, और वो रिप्रेजेंटेटिव शासन व्यवस्था के माध्यम से उन्हें मिल जाती है, मिलनी चाहिए। रूसो ने अप्रत्यक्ष रूप से रिप्रेजेंटेटिव शासन व्यवस्था का पक्ष, जिसका नाम दिया सामान्य इच्छा। ये जॉइंट क्वेश्चन हुआ। सामाजिक समझौता सिद्धांत आपके सामने चार पहलुओं में अपन ने रखा: मानव स्वभाव, प्राकृतिक अवस्था, समझौते का कारण, समझौते का स्वरूप, फिर आती है आलोचना।
ज्वाइंट आलोचना में उन सभी क्वेश्चनों में जो आलोचना अपन ने की है उसी आधार पर यहाँ आलोचना। पहला पॉइंट बनता है ऐतिहासिक दृष्टि से गलत है, यानी इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण देखने को नहीं मिलता कि राज्य को किसी समझौते के माध्यम से बनाया गया। जो लेखक राज्य को स्वाभाविक संस्था मानते हैं, जो लेखक राज्य को विकासवादी संस्था मानते हैं, वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि राज्य को समझौते के माध्यम से बनाया गया। जैसे हम प्लेटो का ही उदाहरण दें कि राज्य पत्थरों की नहीं, चट्टानों की नहीं, वरन उसी मानव मस्तिष्क बालू के ढेर की नहीं, वरन उसी मानव मस्तिष्क और चरित्र का परिणाम है जिसमें हम सब निवास करते हैं, यानी व्यक्तियों का समूह है राज्य। स्वाभाविक संस्था, विकासवादी संस्था, ऐतिहासिक संस्था, अलग अलग लेखकों के अलग अलग वचन। दूसरा पहलू बनता है मानव स्वभाव का एकांकी पक्ष। हॉब्स कहता है केवल क्रोध आसुरी गुण है, लोक कहता है केवल देवीय गुण है, रूसो कहता है मध्यम मार्गी। तो आलोचक कहते हैं मानव मनोवेग का पुतला है, उसमें क्रोध लोभ अहंकार भी है और प्रेम सहयोग दयालुता भी है। क्वालिटी और क्वांटिटी में अंतर हो सकता है, कम और ज़्यादा गुण हो सकते हैं, एक पक्षीय गुण किसी भी मानव में नहीं पाए जा सकते। यह दृष्टिकोण अव्यावहारिक है। फिर बात आती है कि इन लेखकों ने ये अपने विचार में उल्लेख किया कि मानव ने अपने अधिकारों का समर्पण किया, समाज में रहना स्वीकार किया, समाज को जितना दिया उससे अधिक उससे प्राप्त कर लिया। कौन से अधिकारों को समर्पित किया? मानव के पास कौन कौन से अधिकार थे, इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया। इसके साथ ही बात आती है कि संवैधानिक राजतंत्र हो या सामान्य इच्छा का संचालन हो, सर्वोच्च शासन व्यवस्था की बात हो, कौन सा संविधान है, कौन सी विधि के आधार पर शासन चलेगा, किस तरह के नियम कानूनों की अनुपालना करी जाएगी या करवाई जाएगी, इसका भी कोई स्पष्ट उल्लेख इन लेखकों के द्वारा नहीं किया गया। वर्तमान राज्यों में इसको लागू नहीं किया जा सकता। आज का युग वैज्ञानिक युग है, समस्याओं का निवारण वैज्ञानिक तरीके से ही संभव है। प्राचीन परंपरा को अपनाकर भी आधुनिक दृष्टिकोण के साथ चलना जरूरी हो गया है और इन विचारकों के द्वारा समझौते के माध्यम से जो राज्य की नींव रखी गई उसे लेखक स्वीकार करने को तैयार नहीं। फिर भी हम किसी भी सिद्धांत की पहले रूपरेखा को स्पष्ट करते हैं, उसके बाद हम उसकी आलोचना करते हैं, लेकिन उसके महत्व से भी नकारा नहीं जा सकता। इच्छा शब्द से जनमत की शक्ति को समझा जा सकता है, संप्रभु शब्द से सार्वभौमिकता को समझा जा सकता है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को समझा जा सकता है। वर्तमान राज्य में हम निश्चित भूभाग, जनसंख्या, सरकार, सार्वभौमिकता, जो सार्वभौमिकता शब्द है उसको यूज कर रहा है, उसका प्रयोग कर रहा है हॉब्स कि मेरा संप्रभु, यानी मेरा जो शासक है वो सर्वोच्च निरपेक्ष सर्वशक्तिमान सार्वभौमिक है, निर्णायक है। और इसी तरह रूसो कहता है मेरी सामान्य इच्छा सर्वोच्च है, निरपेक्ष है, सर्वशक्तिमान है, लोक कल्याणकारी है। इन चीज़ों को वर्तमान लोक कल्याणकारी राज्यों में हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं और उसको प्रयोग में भी लाया जा रहा है कि आज का राज्य जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति का साथ देता है। ये लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। मनुष्य सामाजिक प्राणी भी है, राजनैतिक प्राणी भी है, अरस्तु कहता है। इसमें कोई संदेह नहीं, समाज भी व्यक्ति को जरूरी है और राज्य भी व्यक्ति के लिए जरूरी है। बिना इन दोनों ही संस्थाओं के व्यक्ति का विकास संभव नहीं हो सकता। नमस्कार।